मालेगांव शहर तहरीकों वाला शहर है और इसे तहरीकी शहर बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वह है मरहूम साथी निहाल अहमद साहब का। रिसाइट टुडे टीम ऐसी बाअसर शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करती है और शहर के बाअसर शख्सियात से बात करते हुए मरहूम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। 29 फरवरी 2016 को मालेगांव की सियासत का एक चिराग गुल हुआ, जिसे मरहूम निहाल अहमद अलमारूफ साथी निहाल अहमद, इस चिराग की रोशनी में सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि अतराफ़ के शहर ने भी इस्तिफ़ादा। साथ ही साथ वो किसी एक मज़हब के लीडर नहीं थे बल्कि हर तबके हर मज़हब के लीडर थे। आइए उनके काम और उनकी शख्सियत को जानने के लिए हमने हिंदू भाइयों से भी उनके ख़यालात जाने। देखते रहिए रिसाइट टुडे। मौत जब आके कोई शम्मा बुझा देती है, मौत जब आके कोई शम्मा बुझा देती है, झिलमिला जाते हैं इंसान की यादों के चिराग। उनतीस फरवरी सन 2016 ये वो तारीख़ है मालेगांव शहर की सियासत में जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तारीख़ को निहाल अहमद मौली मोहम्मद उस्मान इस दुनिया से इंतकाल कर गए। आज 29 फरवरी 2020 हम उनकी बरसी की मुनासबत से कुछ खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। निहाल साहब की पैदाइश 22 मई सन 1927 को हुई। 1949 में पहला इलेक्शन उन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल का, शहरी बल्दिया का पहला इलेक्शन सन 1949 में उन्होंने किस्मत आजमाई, उसमें नाकाम हुए। वो निहाल साहब अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद 1954 में दोबारा वो सियासी मैदान में आए और म्यूनसिपल काउंसिलर के तौर पे शहरी सियासत में पेशकदमी की। निहाल साहब जो थे मेरे पिताजी के दोस्त थे और उनकी दोस्ती कुछ ऐसी थी कि दोनों साथ में एमएलए बने थे। और उसके पहले जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975, 76, 77, इमरजेंसी के वक्त 18 महीने निहाल साहब जब जेल में थे, नासिक सेंट्रल जेल, तब मेरे पिताजी भी नासिक सेंट्रल जेल में 18 महीने तक थे बंदी बनकर। तो तब उनकी दोस्ती में गहराई आई थी, पहचान बनी थी और सोच दोनों की एक जैसी थी। उसूल के पक्के थे मेरे पिताजी भी और निहाल साहब। और तब दोनों एक पक्ष में थे, जनता दल, जनता पार्टी जब थी। उसके बाद में दोनों जब एमएलए हुए तो विधानसभा में भी दोनों साथ साथ काम करते थे। कुछ बाद में हुआ ऐसा कि उनकी तो दोस्ती थी, लेकिन नागपुर के अधिवेशन में दोनों एक साथ मिले। तब था 1989 ये साल था और तब मालेगांव के सदर मेरे मिस्टर दीपक भोसले हुए थे और वो कम उम्र में सदर होने वाले हिंदू नगराध्यक्ष थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके लिए रिश्ता ढूंढना चालू था। तब निहाल साहब ने पूछा मेरे पिताजी से कि आपकी बेटी अगर शादी के लिए हो तो। उम्र छोटी थी मेरी, लेकिन दोस्ती की गहराई में, विश्वास में वो नाता जुड़ गया। वैसे हमारा मालेगांव में कोई रिश्तेदार नहीं था तब, लेकिन निहाल साहब के विश्वास के ऊपर दीपक भोसले साहब से मेरी शादी हो गई। यानी मुझे मालेगांव में लाने वाले निहाल साहब थे और जब वो मेरे पिताजी के दोस्त थे तो मुझे भी वो पिताजी जैसे ही लगते। हमारी स्कूल चूना भट्टी पे थी और मैं खुशामदपुर से आता था, तो रास्ते में कई ऐसे घर और मकान मिलते थे जो छोटे छोटे घराने थे, बस कस्म पुरसी के हालात गुजारा करते थे। तो उनको देखकर मुझे ना अजराए हमदर्दी ये हुआ कि आवाम का काम करना चाहिए
और अपने को बेलोस होकर करना चाहिए। तो उसी को ख्याल रख कर निहाल साहब की तहरीकों में इब्तदाई दिनों में मैं खुद जुलूस में, जलसे में हर आगे की पट्टी पे बैठा रहा करता था और जुलूस में भी शरीक होता था। ऐसा ही कुछ दिन चलते गया और एक मरतबा ऐसा हुआ कि मामलेदार गली में निहाल साहब 1962 का इलेक्शन लड़े और हारून अंसारी और उनका इलेक्शन था। उस इलेक्शन में निहाल साहब की पोजीशन बहुत अच्छी थी और पूरी यकीन था कि निहाल साहब ही एमएलए बनेंगे। मगर एक ऐसा हादसा हुआ कि नारायण फकीरा का खून हो गया। कांग्रेस वालों ने नारा लगाया कि झोपड़ी वालों ने क्या किया, नारायण फकीरा का खून किया। और उसी बात को लेकर ट्रक पर स्टेज बनाकर उसके ऊपर उसकी लाश रखकर पूरे देहात, मालेगांव के अतराफ के देहातों में घुमाई गई और आखिर में मालेगांव के मामलेदार गली में भी लाई गई। उस वक्त इत्तेफाकन मैं उस गली से गुजर रहा था। यूँ तो मुझे निहाल साहब से हमदर्दी पैदा हो चुकी थी इब्तिदाई दिनों में, मगर उस वक्त जब ये नारा लगा कि नारायण फकीरा का खून, झोपड़ी वालों ने क्या किया, नारायण फकीरा का खून किया, मेरी तबीयत जलबला गई। और उसी वक्त से मैं वहीं छोड़कर निहाल साहब की पार्टी ऑफिस जो थी, आज पुरानी जनता दल ऑफिस जो थी वो सोशलिस्टों की ऑफिस थी, मैं वहाँ पहुँचा और निहाल साहब के वो कुर्सी बैठे थे, थोड़ी दूर पे मैं बैठ गया। तो निहाल साहब की आम आदत थी, बोलिए साहब क्या काम है। तो मैंने बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, साहब मैं तुम्हारा साथ रहना चाहता। तो बोले कौन मना करे, आ जाओ, जलसे में रहो, जुलूस में रहो, मीटिंग में हाजिर रहो और हमारे साथ हाथ बिठाओ। मगर एक बात, उसी वक्त उन्होंने कहा कि रुपया पैसा खाने की नीयत से आते होगे तो मत आना, काम करना होगा पेट पे पत्थर बांधकर या भजिया और रोटी खा के करना होगा तो आओ, नहीं तो मत आना। मैंने उसी वक्त वादा किया कि मुझे कबूल है और मैं हर हाल में अपना पूरा वक्त जितना भी मिलेगा आपके साथ निकालूंगा। और ये जो भजिया रोटी क्या, मैं रोज़ा रख के भी काम करूंगा। इस तरीके से मेरा उनका राब्ता जुड़ा और फिर जलसों में, जुलूस में शरीक होते गया और उनके करीब होते गया। तो बहुत सारी तहरीकें हैं जिसमें मैं निहाल साहब के शाना व शाना उनके साथ में शामिल था। और जितनी भी ऐसी तहरीकें हैं ये सब अवामी फलाह व बहबूद के लिए उठाया गया कदम था और मैं उनके साथ में था। यहाँ तक कि निहाल साहब जो है ये पुलिस के जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ अक्सर निबर्द आज़मा रहते थे और इसके लिए वो जो भी तहरीक चलाते थे हम लोग उसमें साथ में शामिल रहा करते थे। एक तहरीक जो 27 जनवरी 1995 को जामियतुस सुआलियात से एक मोर्चा पुलिस के ख़िलाफ़ निकाला गया था जिसमें हम लोग 57 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। तो वो एक यादगार तहरीक है कि जब सिर्फ तहरीक के ऐलान के साथ में ही सुलेमानी चौक से जामियतुस सुआलियात का पूरा इलाका पुलिस छावनी बना हुआ था और उस वक्त तो युवा जनता दल के नाम से हम लोगों ने अपने हाथों को रस्सी से पीछे की तरफ बांध के मुंह पर रुमाल बांधकर हम लोगों ने अपने आप की गिरफ्तारी दी थी और वो एक यादगार तहरीक थी। माझं नाव विजय लाडके, मी कॅम्पात जन्मलो आणि आत्तापर्यंत कॅम्पातच वाढलो। म्हणजे मालेगाव शहर कॅम्प एकच होतं आधी। तर निहाल साहेब आमच्या घरी आमच्या वडिलांपासून विठ्ठलराव काळे माजी नगराध्यक्षांनी यायचे। त्या लहानपणापासूनच साहेबांबद्दल मला इतके आपुलकी निर्माण झाले।
तर पहिलं इलेक्शन नगरपालिकेचं जेव्हा चालू झालं त्यावेळेला सोशलिस्ट पार्टी होती, तर काँग्रेसची बैलजोडी निशाणी होती आणि न्याल साहेबांचे सोशलिस्ट पार्टीचे अशोक मेहताच्या वेळेला मला वाटतं झोपडी सायकल झाड असे निशाणीवरून कॅम्पात इलेक्शन उभं राहिलं. त्यावेळेला मी नेटकंच 5वी शाळा सोडली आणि ती लाल टोपी घालून वावरायला लागलो. तर कॅम्पात काँग्रेसचं इतकं वर्चस्व होतं, पण तेव्हापासून आजपर्यंत जनता पक्ष, जनता दल साहेबांनी इतकं काही बालकडू पाजलं आणि त्यांचे एक एक विचार. ज्या वेळेला मालेगाव शहरात 2 वेळेला 3 वेळेला दंगली झाल्या, पण आम्हाला आजपर्यंत मालेगाव शहरात एकही मुसलमानांनी जातीवादी समजून कधी केसालाही धक्का लावला नाही. 1962 में वो सदर बल्दिया बने और सदर बल्दिया के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने असेंबली के इलेक्शन में किस्मत आजमाई. 1 मई 1960 को मुंबई समेत महाराष्ट्र बन चुका था और 1962 का इलेक्शन हुआ. 62 के इलेक्शन में साहब असेंबली के उम्मीदवार हुए, नाकाम हुए वो. उसके बाद 1967 में वो पहली मर्तबा एमएलए बने, असेंबली पहुँचे. उसके बाद उन्होंने 1978, 1980, 1985, 1995 इस तरीके से मुख्तलिफ इंतखाबात में उन्हें कामयाबी मिलती रही. न्याल साहब के साथ में अपने हमारे जो ताल्लुकात है वो तो बाप दादा से, यानी हमारे वालिद जो थे उनके ऐसे समझ लो कि राइट हैंड थे उनके. और मालेगांव के अंदर कैंप के अंदर जब भी सभा होती थी तो हमारे दुकान के पास ही होती थी. कुरैशी सोडा वाटर फैक्ट्री यहाँ पर ही होती थी. और न्याल साहब से मतलब बहुत घरेलू संबंध भी थे और अच्छे थे. यानी जब भी उनका इलेक्शन आता था हम पूरी फैमिली है ना उनके साथ में यानी घूम के प्रचार के लिए जाते थे. मैं जिस महल्ले का रहने वाला हूँ वो इस्लामपुरे से निहाल साहब की ऑफिस करीब रहने की वजह से जब से हम लोगों को थोड़ा शऊर आया तो रास्त या भी रास्त तरीके से हम लोग निहाल साहब के साथ जुड़ गए और उनकी हर तहरीक और हर जलसों में शिरकत करते थे. यानी ऐसा नहीं था कि हम एक शऊर को पहुँचे और उसके बाद किसी पार्टी में शामिल हुए, बल्कि हम लोग फितरी तौर से निहाल साहब की तहरीकों से बचपन से मुतासिर थे और बचपन से जब उनके हर प्रोग्राम, हर जलसों में हम लोग शामिल हुआ करते थे. साहब मेरे राजकीय गुरु थे. उनके जो ख्यालात थे, उनके नज़रिया था, सोच का जो नज़रिया था वो वाकई कहलाने जैसा था. मालेगांव में हिंदू मुस्लिम कौम एकता रखे उसमें, और उन्होंने मालेगांव महापाली बनाने को बहुत विरोध था उनका, लेकिन फिर भी सियासी लोगों ने उनका दाव पलटा के उन्होंने करके आज मालेगांव पछता रहा है. और आज मालेगांव में दोनों एमएलए ने नज़दीकी इधर मरा हिंदू और नज़दीकी उधर मुस्लिम आमदार कर लिए उनके राजकीय डॉपेज के लिए. उसमें आवाम मर गई. गरीब लोगों को बाद 3 दिन बाद पानी आता तो भी पूरा नल पट्टी मांगते 2500 रुपया. कहाँ से देंगे गरीब. मेरा नाम है विनय कृष्णराव वजे. 40 से 45 साल साहब के साथ. साहब की भाषा जो गरीब आता था वो गरीब के साथ गरीबी की भाषा वापरते थे. जो कायदे पंडित आता था उसको नवा कायदा बताते थे. उसको पूछते थे तुझे कायदा मालूम है क्या, तो जा अमुक अमुक कलम में ऐसा ऐसा लिखा, पढ़ ले, उसके बाद मुझे पूछ क्या कर रहे. मालेगांव के जब पहले महापौर बने तो इसकी जो किताब आती ना म्यूनसिपाल्टी की 1953 के रूल की, वो किताब लेके म्यूनसिपाल्टी में जब आते थे तो अच्छे अच्छे कार बिशप का नाम करके बाहर चले जाते थे. नहीं तो आते हम नमाज पढ़ के बोलते थे, कुलूब ला के चले जाते थे. एक सवाल का भी जवाब कोई दे नहीं पाता था. तो उसके बाद में हुआ ऐसा कि 2002 में जब महानगर पालिका के इलेक्शन लगे तो मैंने अपक्ष चुनाव लड़ी और मैं अपक्ष चुनकर आई प्रभाग में से. तब मेयर के लिए जब निहाल साहब का नाम आया तो बेझिझक किसी के दबाव में ना आते हुए मैंने निहाल साहब को वोट कर दिया. मैं मुताले में कहीं पढ़ा था कि जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐसा कहा है उस वक्त कि लीडर वो
जो आज से 1 साल बाद की बात आज ही आवाम के सामने बोल दे, और अगर वो बात ना हो सके तो दलील के साथ आवाम को मुतमईन करे कि इस वजह से नहीं हुई। क्योंकि निहाल साहब एक सियासी लीडर थे। उन्होंने 19 जुलाई 1992 को एक जुलूस निकाला और वक्त की हुकूमत को आगाही दी कि जिस तरीके के तेवर फ़िरक़ा परस्तों के दिखाई दे रहे हैं, इससे बाबरी मस्जिद को ख़तरा है। मगर ताकत के जोम में उस वक्त की हिंदुस्तानी हुकूमत ने निहाल अहमद साहब जैसे जहां दीदा लीडर की बात को नहीं सुनी, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को निहाल अहमद साहब की बात सच साबित हुई। आज मौजूदा फ़िरक़ा परस्त सरकार जिस तरीके से फ़ैसले कर रही है, तो आज हमें नहीं, हम लोग जो जनता दल के एक छोटे मोटे वर्कर हैं, बल्कि शहर का एक पढ़ा लिखा तबका बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रहा है, निहाल साहब की कमी को महसूस कर रहा है कि आज वो अगर रहते तो उनके अंदर बड़ी दूरअंदेशी थी, और दूरअंदेशी के साथ वो शहर को एक रुख दे सकते थे। मगर दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से शहर के लोगों को जोड़कर हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर बहरहाल मुख्तलिफ तहरीकें चलाकर शहर को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि निहाल अहमद जैसी खूबी आज किसी के अंदर नहीं है, और शहरियान भी इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में निहाल अहमद जैसे लीडर का रहना बहुत ज़रूरी था। अब तो इतनी सियासी पार्टियां और इतने लीडर हैं कि हर एक का अपना अपना अलग नज़रिया है। हर एक अपने सियासी पार्टी और नज़रिए के हिसाब से अपना झंडा लेकर तहरीक चलाता है। लेकिन निहाल साहब का जो नज़रिया था, वो आज के दौर में ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं गुम हो गए, कहीं खो गया है। निहाल साहब तहरीकों के बादशाह थे। उनका काम ही शुरू से कोई भी तहरीक, झोपड़पट्टी एक ऐसा मसला था कि वो तहरीक हर वक्त जिंदा रहती थी। हाई परचेज बेसिस पे झोपड़पट्टी के काम करने पे, फिर दवाखाने का काम करने का, उस वक्त तो कैंप वैम्प नहीं लगा करता था। सरकारी अस्पताल में जो बीमार रहते थे उनको ले जाना पड़ता था, तो हम लोग वो काम भी करते थे। निहाल साहब बोलते थे कि देखो वो लोग आए थे, उनको लेकर जाओ दवाखाने में, उनके साथ दवाई दिला दो, उनका हाथ बटा दो। ऐसे काम में उनके साथ किया करते थे। इस दौरान हमारे साथ अली अकबर, हबीब खां, शेख बशीर और साथ ही साथ 2-1 और वर्कर थे जिनका नाम मुझे याद नहीं, रजाक, शेख रजाक, ये सब थे। हम एक ग्रुप की शक्ल में रहा करते थे। ऐसी कोई तहरीक नहीं है जिसमें मैं निहाल साहब के साथ में नहीं हूँ। जैसे कि हम लोग को सत्याग्रह करने का, तो हम लोग ढूंढते थे किसी बाबा का संदल है क्या, तो हम लोगों को मरी माता के पास मोहन टाकिस के पीछे वहाँ का मालूम पड़ा हम लोगों को कि वो बाबा का भी उरूस है। तो हम लोगों ने, हमको परमिशन पुलिस नहीं देती थी, तो हम लोग चादर निकालती थी, सर पे थाला रख लेते थे, सिन्नी वगैरह और चादर रख के वो हम लोग अपने बराबर रूट से हम लोग बराबर वैसे जाते थे, और उसके अंदर नारा लगाते थे, अनाज की तहरीक हो, बेवा लोग का फंड का मसला हो, वो बराबर हम लोग अपने ठेले पे जाके हम लोग अपना काम करते थे। उसके बाद हमने बारात, एक वर्कर की बारात थी, मैं समझता हूँ कि हकीम नगर की, और 37-3 एक दफ़ा 44 लागू था। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, साहब हम लोग ऑफिस पे बैठे तो सोचे कि क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को रिपोर्ट लगी कि एक वर्कर की बारात है। तो उस बारात में हम लोग अपना नारेबाजी करते हुए अपना बराबर मेमोरेंडम वहाँ पर
ऑफिसर आता था और हमारा लेके जाता था। इन्हें गोया कि हम लोगों के ऊपर केस जल्दी बनने नहीं देते थे हम लोग। ये किसी ने नहीं बोला कि मेरा बंगला हो गया, ये किसी ने नहीं बोला, मालेगांव में मेरे दुश्मन ने नहीं बोला कि मैंने रुपया कमा लिया। बोर्ड क्या लगाते थे कि साइकिल बनाई जा रही है, साइकिल दुरुस्त हो रही है, पंचर निकाला जा रहा है, बिस्तर बांधा जा रहा है। कोई चोरी करने की बात नहीं बोला, न मैंने इसको कभी पसंद किया। ऐसा आप मत समझिए कि मैं वही था तो मेरे पास रुपये लेकर आने वाले आदमी नहीं थे, ऐसा मत समझो। कंपनियों के हिस्सेदारी करने के लिए भी मेरे पास लोग आए। मेरे साथ वो लोग भी थे जिनके ऊपर इल्जाम था पहले गैर कानूनी काम करने का, मगर मैं उनके साथ कभी गया नहीं, कभी उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं किया। दरमियान में एक मर्तबा वो आयशा हकीम के सामने नाकाम हुए, कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो। उसके बाद फिर निहाल साहब के लिए जो असम्बली इलेक्शन में कामयाबी का दरवाज़ा खुला तो कभी बंद नहीं हुआ। निहाल साहब इस बात का हमेशा एतराफ़ करते थे और बोलते थे कि मैं हारून अहमद अंसारी का शागिर्द हूँ। सच बात यह है कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक के साथ, मुल्क की आज़ादी के बाद इस शहर से सियासी नुमाइंदगी हारून अहमद अंसारी साहब और उनकी सोशलिस्ट पार्टी ने की। बाद में अंसारी साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये सोशलिस्ट पार्टी जिन लोगों के पास आई थी उनमें निहाल अहमद साहब भी थे। ये सब लोग सोचते थे कि पार्टी कैसे चलेगी, हम इस शहर में कामकाज कैसे करेंगे। सोशलिज़म का फ़लसफ़ा उस दौर में परवान चढ़ा। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट ख़यालात के लीडरान मुल्की सतह पर छाने लगे। सोशलिस्टों को सबसे ज़्यादा उरूज जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तहरीक से मिला। मुकम्मल इनकलाब के नारे के साथ पटना के गांधी मैदान से निकलने वाले जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से इंदिरा जी के खिलाफ तहरीक छेड़ी। सिंहासन खाली करो जनता आती है, पूरे मुल्क में नारा गूंज रहा था। निहाल साहब उस तहरीक का हिस्सा बने और उन्होंने मुल्क के एक बड़े हिस्से में इस तहरीक के हवाले से अक़लियतों की क़यादत की। वो माइनॉरिटीज़ के नेता बने। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उनके भाषण थे विधानसभा में, उनके जैसे भाषण शायद आज तक नहीं हुए। उनके भाषण में एक विचार था और लोगों के विकास की सोच थी। झगड़ों के लिए झगड़ा नहीं था, विरोध के लिए विरोध नहीं था, लोगों के लिए काम। निहाल साहब के बारे में तो जितना बोले उतना कम है कि वो वैसा लीडर ना आज तक के आया है ना कभी आएगा। मैं मेरी बात बोलता हूँ कि मैं एक आउटलाइन का लड़का था। यानी जब मेरा ताल्लुकात हुआ निहाल साहब से तो मुझे पुलिस आज़ाद नगर की दौड़ाई थी, तो मैं उस टाइम भागा, तो मैं भागने लगा तो उसके बाद निहाल साहब का जलसा जिलानी चौक पे चालू था। मैं स्टेज के ऊपर चढ़ गया, उस स्टेज पे चढ़ा, मैं चुप्पे निहाल साहब के बाजू में बैठ गया, जब बात कुछ भी करने लगा। अब उसके बाद वहाँ से वो पुलिस लोग में इतना खौफ हो गया था कि मुझे बोले यार तेरी निहाल अहमद से कैसे तेरी दोस्ती, तो मतलब मैं उनका वर्कर। उसी वक्त से मैं निहाल साहब के जो पीछे लगा, आज तक उनका साथ छोड़ा नहीं और उनकी तहरीकों में हिस्सा लिया। और उनसे ये सीखा मैं ज़िंदगी में, जो मेरी आउटलाइन थी सबको छोड़ते हुए मैं ये सीखा कि सच्चाई का काम करो। निहाल साहब जब भी कोई भी काम करते सच के लिए, चाहे गर्दन कट जाए, वो हमको भी सिखाए। और हरामखोरी, कभी भ्रष्टाचारी, ये सब कभी नहीं सिखाए। हमेशा बोले कि सच का काम करना, गरीबों का काम करो, चाहे जो भी हो जाए। और पुलिस से और सरकार और हुकूमत से आँख में आँख मिला के बात करने की बात सिखाई हमेशा निहाल साहब ने। ये निहाल साहब की एक खूबी, इन्हें उनके साथ रह के एक खूबी मैंने। वर्करों के साथ निहाल अहमद का रवैया ऐसा था कि हर वर्कर को वो पहचानते थे और उनकी एक जो आदत थी कि सामने ऑफिस थी, पार्टी ऑफिस, और कुर्सी पे बैठा करते थे। कोई भी वर्कर
क्या उनका जानकार या कोई हो, आते थे तो और उनके साथ ऐसा रवैया था कि आओ साहब बैठो, क्या काम है बोलो। तो आम तौर से वर्कर नहीं, आ गया ठीक है बैठो कुछ बात करेंगे। यानी नहायत ही मुखलिसाना रहता था। मुतअद्दिद मरतबा उनके लिए मौका रहा कि वो उसूल ख़रीद और बेच लेते तो इस रियासत के वज़ीर आला भी बन जाते। मेरा मतलब ये है कि आप इसको समझिए कि सारी मुसीबतों से दूर करने का हल आपको आज मिल गया। इतिहास, हर तंजीम, हर पार्टी, हर राय के लोग आपके साथ आ रहे हैं और यही आपकी पूंजी है, कामयाबी की पूंजी यही है। निहाल साहब को सहाफ़त से बहुत लगाव था। अपनी बात और अपने नज़रियात आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ज़ैनुल आबदीन दानिश इनको साथ में लेकर अवामी आवाज़ शुरू किया, हफ्त रोज़ा अवामी आवाज़। ये अखबार 50 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, निस्फ़ सदी से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये मुसलसल शाये हो रहा है, हर हफ्ता बिला नागा शाये होता है। निहाल साहब जब तक हयात थे इस अखबार में इदारिया लिखते थे। उन्होंने इस अखबार को संवारा, सजाया। इसी के साथ उर्दू सहाफ़त को एक नई जहत दी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हुसैन जवान कंपाउंड में लगे हुए प्रेस में जो छपाई होती थी, मैं वहाँ जाता था देखने के लिए, और वहाँ जो कागजात छपते थे उसे मैं फोल्डिंग करता था। वहाँ से मेरे अंदर थोड़ा सा शऊर परवान चढ़ा। फिर मेरी दुकान जो थी वहाँ रद्दी आया करती थी, अखबारात पढ़ता था मैं। उसके बाद उन्होंने कई ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू चूँकि उनकी मातृ ज़ुबान थी तो उस पर मुकम्मल अबूर हासिल था। और उर्दू सहाफ़त में उन्होंने कारहाय नुमायाँ भी अंजाम दिए। इस शहर की उर्दू सहाफ़त को इस्तेहकाम देने में निहाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है उनका। उन्होंने प्रेस लगाया, अखबार जारी किया, लोगों तक अखबार पहुंचाया और उस ज़माने के जो उर्दू के बड़े सहाफ़ी थे उन लोगों से रब्ता किया, उनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा किया। निहाल साहब की ज़िंदगी तहरीकात से पुर रही है। वो तहरीकात के बानी कहे जाते थे। बम्बई समेत महाराष्ट्र, जो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जिसे कहा जाता है, मुत्तहदा महाराष्ट्र की तहरीक, उस तहरीक में निहाल साहब का किरदार बहुत का। उसके बाद निहाल साहब की ज़िंदगी का एक गोशा तालीम से भी जुड़ा हुआ है। शहर के कई तालीमी इदारे ऐसे हैं जो निहाल साहब या उनके साथियों ने कायम किए हैं और बिल वास्ता और बिला वास्ता निहाल साहब उसकी हर तरीके से मदद करते रहे। सरकारी सतह पे बात हो, सियासी सतह पे बात हो या और कोई दूसरे मामलात हो, उन तालीमी इदारों की बका, उसकी तरक्की और उसे आगे बढ़ाते रहना, उसको आवाम के लिए इस्तिफ़ादा का मरकज़ बनाना, ये साहब ने हमेशा किया है। निहाल साहब और उनके साथियों ने जितने तालीमी इदारे कायम किए वो शहर की गुंजान बस्तियों में है। हज़ारों आवाम के दरमियान एक दरसगाह जारी करना ताकि उनके बच्चे उर्दू पढ़ लिख सकें, अखलाकियात सीखें, समाजी उलूम हासिल करें, साइंस है, हिसाब है और दूसरे मज़ामीन में महारत हासिल कर सकें, सेहतमंद समाज का हिस्सा बन सकें। ये भी उनकी सियासी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है। निहाल साहब की सोच का आईना है वो। CAA के ख़िलाफ़ जो है पूरा मुल्क आज स्टैंड हुआ है, खड़ा हुआ है, एक मौक़िफ़ साथ में लिए हुए कि इस काले कानून को मनसूख किया जाए। ऐसे हालात में इस शहर को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत महसूस होती है। शहर ने अपने अपने तरीके से एहतजाज किया, लेकिन उसके बाद भी एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत आज भी है इस शहर को, जो गैर फ़िरका परस्त हो, आवाम में मकबूल हो, सेकुलर रिवायात का पासदार हो, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को साथ में लेकर चलने का हुनर रखता हो। हार और जीत के बाद वो किसी भी किस्म की ऐसी बात करने से गुरेज करे जिससे अवामी सतह पर उसकी शख्सियत और शबीह मुतासिर हो। रोज़ी रोज़गार के मसाइल है शहर के अंदर, सनत के मसाइल हैं, रास्तों के, सड़कों के, दुनिया के मसाइल पड़े हुए हैं शहर में। इस शहर का कोई लीडर नहीं है आज भी। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात बोलता हूँ कि इस शहर में कोई लीडर है ही नहीं जो हमा जहत हो, हमा फ़िक्र हो, मुनफरिद हो, काम करने वाला हो, सबको साथ में लेकर चलने वाला हो।
निहाल साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। उसके बाद भी वो जब तक हयात रहे इस शहर में उनके नाम का असर दिखाई दिया, और उनके जाने के बाद भी ये चीज़ बाकी है। आज भी लोग उनके नाम के साथ रहते हैं, उनके नाम पर फिदा रहते हैं। शहर का कोई भी बड़ा मसला आता है तो लोग याद करते हैं कि निहाल साहब अगर आज होते तो। मतलब ये कि ये शहर एक लीडर और चाहता है, अभी एक लीडरशिप चाहिए इस शहर को। निहाल साहब पूरी ज़िंदगी, उनके साथी भी इस बात की गवाही देते हैं, उनके अहले खाना भी इस बात की गवाही देते हैं, उनका छोटे से छोटा जाहिल वर्कर भी इस बात की गवाही देगा, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज़िंदगी भर लूम चलाया है, मजदूरी किया है, लेकिन निहाल साहब के साथ रहा है, बोलेगा कि हमारे साहब ने इंतकामी कार्रवाई नहीं की, कभी नहीं की। उन्होंने वक्ती और जुज़वी तौर पे बुरा भला उन्होंने कहा होगा, किसी को डांट देते थे, फटकार देते थे, लेकिन किसी के साथ गैर ज़रूरी सलूक नहीं करते थे, और यही चीज़ उनको ज़िंदा रखती थी। निहाल साहब एक ऐसा लीडर है जो बैक वक्त सब तरफ हावी थे। वो कारपोरेशन पे, म्यूनसिपल काउंसिल पे, असम्बली पे, नासिक ज़िले की सियासत पे, सोशलिस्ट पार्टी या जनता पार्टी के जो अंदरूनी कशमकश रहा करती थी उसके ऊपर सब तरफ हावी रहते थे। वो उनके उरूज और जवाल के जो लोग गवाह हैं वो इस बात को मानते हैं कि निहाल साहब की जो शख्सियत थी वो हमा पहलू थी, सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, सबको साथ में लेकर चलना, यही उनका एक सियासी उन्वान, सियासी मंशूर रहा है, और इस मंशूर में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। उसकी दलील ये है कि वो मकबूल आम सियासी रहनुमा थे। आज कोई भी सियासी पार्टी हो उनकी खिदमत का एतराफ़ करती है, उन्हें मानती है, और इस शहर में लोग फ़ख्र से बोलते हैं कि हम लोग निहाल साहब के वर्कर हैं, या हमने निहाल साहब के साथ काम किया है। एजाज़ समझते हैं, एजाज़ समझ कर ही बोलते हैं लोग। साहब के लिए तो दो शब्द क्या, अभी जितने भी शब्द बोले उतने कम है, लेकिन एक शब्द मैं बोलता साहब के लिए। साहब ने एक ही करना ऊपर से, मालेगांव के लिए और महाराष्ट्र के लिए, मैं तो बोलता भारत के लिए, जितने भी जूने लोग हैं समाजवादी से लेके सेकुलरिज्म में जो मानते हैं, तो साहब ने बस उनको सद्बुद्धि दो, और बस ऐसी छत्र छाया साहब के हमारे ऊपर आखिरी तक रहे। 29 फरवरी 2016 सुबह 10 या 11 बजे लगभग मुझे फ़ोन आया, निहाल साहब का इंतकाल हुआ। तब सचमुच ऐसे लगा था कि हम एक साए के नीचे रहते हैं हमेशा, कोई अपना है, क्योंकि घर में अगर अपना बड़ा नहीं है तो बाहर कोई अपना है। जैसे निहाल साहब थे, पिताजी के जैसे थे, तो मुझे ही नहीं हमारी पूरी परिवार को एक हादसा सा लगा, क्योंकि हमारा पूरा भोसले परिवार निहाल साहब से बहुत जुड़ा हुआ है सालों से, आज से नहीं, या मैं कह रही तब से नहीं, सालों से ये परिवार जुड़े हैं भोसले और निहाल अहमद से। तो ऐसा लगा था एक बड़ा साया हमारे ऊपर से उड़ गया। मैं उनके बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, हमारी ज़िंदगी लंबी होने से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी चौड़ी कितनी है, हम कितने लोगों तक हमारे ज़िंदगी में पहुँचे हैं। जैसे निहाल साहब, आज की नस्ल ने ये समझना चाहिए कि जैसे हम उसूल पे कायम रखते हैं वैसे हम लोगों से जुड़े रहे, हम आम आदमी से जुड़े रहे। जैसे साहब आज हम जो अनबन देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि संभलने वाला बड़ा कोई नहीं है, तो उसूल तो है हमारे, कुछ सोच है उनकी, आज सोच के जरिए वो हमारे में जिंदा है। इंसान अगर चला भी जाता है जन्नत नसीब होने में, ऐसा सोचती हूँ कि उनके चले जाने के बाद भी वो उनके काम के जरिए, उनकी सोच के जरिए, उनकी आंदोलन के जरिए और कामगार मजदूर लोगों की काम की वजह से हम भी वो आज भी जिंदा हैं और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। निहाल साहब के जैसा लीडर मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र में बैक वक्त जिनके अंदर
दूरअंदेशी भी थी, समझदारी भी थी, सियासी शऊर भी था और दूर तक देखने की नज़र थी। मैं समझता हूँ कि उनके बाद कोई हम लोगों को ऐसा दिखाई नहीं देता। मला तर माझ्या जीवनात असा राजकीय गुरु मानलं होतं मी त्यांना. मी शून्यातून वर आलेला गरीब माणूस आहे, काही नाही माझ्याकडे, पैसे सापडणार नाही माझ्या घरात. पण साहेबांचे जे उपदेश, त्यांची कार्यपद्धती, त्यांची शैली हे पाहून मी आज इतकं शिकून गेलेलो आहे की मला तर मी कुठल्याच ह्याच्यात गुंतवा मी तिथून सही सलामत सोडून येईल बरोबर. इतकं मलाही कायदे कानून सर्व माहिती आहे. बस निहाल साहब के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला के दरबार में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मालेगांव के लीडरों में और नौजवानों में, पार्टी के वर्करों में ऐसा जज्बा पैदा कर दें कि वो निहाल अहमद के नक्शे कदम पर चलकर मालेगांव की तरक्की में अपना हाथ बढ़ाएं और गरीबों के काम आए. जिस तरह समुंदर को कोसे में बंद करना नामुमकिन है, इसी तरह मरहूम निहाल अहमद साहब की शख्सियत को इस वीडियो में कैद करना नामुमकिन था. मगर रिसाइट टुडे टीम ने अपनी हर इम्कान कोशिश की कि आपके ज़िंदगी के हर पहलू को आपके सामने पेश करें. हम चाहेंगे कि हमारी रिसाइट टुडे टीम की इस काविशों को आप सराहते हुए इसे कबूल करें ताकि हमारे हौसलों को जिला मिले. मैं हूं काशिफ सम्मान और आप देख रहे थे ये स्टोरी रिसाइट टुडे पर. रिसाइट टुडे का ये क्रिएशन जिसमें बहुत मेहनत दरकार हुई, बहुत वक्त दरकार हुआ और इसके लिए हम थैंक्सफुल हैं हमारी टीम के. इस टीम में हैं जाहिद अमीन सर, हामिद हसन सर और शाहिद हुसैन साहब. इसी के साथ में जो इसके लेखक हैं या जो कंसेप्ट पर जिन्होंने काम किया उनमें मुख्तार अदिल साहब भी हैं, मैं खुद हूँ, उसके बाद अब्दुल रहमान साहब हैं और जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें डेटा दिया, जिन्होंने हमें स्टोरी दी. उनमें सबसे पहला नाम है शान हिंद जो निहाल साहब की बेटी हैं, साजदा मैडम, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, इसी के साथ हनीफ साबिर साहब, अब सुहेल अब्दुल करीम साहब और हज़्ब इख्तिलाफ के साबिर गौहर साहब. इसी की तरह से हमारी जो मदद की ज्योति भोसले साहबा ने भी हमारी काफ़ी मदद की ये स्टोरी जानने में. ये स्टोरी बहुत बड़ी थी, इसे थोड़े वक्फे में, थोड़े टाइम में समोना बहुत ही मुश्किल था, तो हमने इसका कुछ हिस्सा आपके सामने पेश किया. अगला एपिसोड या अगला इसका पार्ट हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर वो आप जल्द ही आपके सामने मंजर आम पर आएगा. इसी शुक्रिया के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आपसे ये इल्तिजा, ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसे भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे. देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़ और हमारी सभी खबरों के साथ आप बने रहिए. खुदा हाफिज़.